यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। कौन है? चलो ठीक। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, नमस्कार। आज जो आपके सिलेबस का जो टॉपिक है वो है साइटोलॉजी और कोशिका। ठीक है, हिंदी में हम इसको कोशिका कहेंगे। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन करना हम कहते हैं साइटोलॉजी, कोशिकी विज्ञान हिंदी में। बेसिकली जो अपन जो टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं, सजीवों का हम लोग लक्षण देखे, फिर सजीवों का वर्गीकरण देखे, उसके बीच के जो टॉपिक है उसको मैं पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत मैं आप कर लूँगा। ठीक है, और जो कैरोलस लीनियस का जो वर्गीकरण है वो वहाँ पे मैं हल्का सा मैंने डिस्क्राइब किया था, वह पॉइंट बताए थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो अपने जो अगला टॉपिक है वो सजीवों का जो संरचना है, संरचना वो है, उसमें पहला पॉइंट है कोशिका, जो अपन कहते हैं कोशिकी विज्ञान, साइटोलॉजी। लॉजी का अर्थ हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है? अध्ययन करना। सॉरी, जैसे बायोलॉजी अपन कहते हैं, बायो मतलब जीव होता है, लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो ये जो मेन शब्द हैं, शब्दों का भी अध्ययन, शब्दों का भी हमको मतलब क्या है उसका हमको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, अब साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका को समझाने से पहले मैं आपको, आप लोगों ने पहले पिछली क्लासेस में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कोशिका क्या है, साइटोलॉजी के बारे में, और आपको पूर्ण ज्ञान होगा कि किस तरीके से ये कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई रहती है, फिजिकल एंड फंक्शनल बेस ऑफ लाइफ। ये क्या कहलाता है? आपका सेल कहलाता है, जो सेल रहता है वो होता है। ठीक है, अब अगला चीज अपन इसमें चलते हैं, जिस प्रकार से एक घर बनने के लिए, ठीक है, मैं इसको इस कोशिका को जो समझने की सबसे बेसिक इकाई क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कभी कोई घर बनता है, ठीक है, घर बनता है, तो घर बनने के लिए लगता क्या क्या चीजें हैं? ईंट, ठीक है, बहुत सारे ईंट ब्रिक्स रहते हैं। ठीक है, ये ब्रिक्स आपस में जुड़ के क्या बनता है? दीवार। ठीक है, ये दीवार आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? कमरा। ठीक है, और ये कमरा आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? मकान। ठीक है, ईंट दीवार बनाए, दीवार कमरा बनाया, कमरा आपस में मिलकर क्या बनाए? मकान बने। ये जो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस जो है ना, ये हमारे शरीर या सजीवों की संरचना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बनने के लिए जो चीजें की आवश्यकता होती है वो इसी से होती है। इसमें जो ईंट का है, ईंट का जो काम है, ये जो बेसिकली काम करता है कौन करता है? अपना कोशिका। ठीक है, अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, किस कॉन्सेप्ट में ये चलता है। कोशिका जो रहती है, ये कोशिका, ये इसमें मैं बता देता हूँ हिंदी में, कोशिका या फिर सेल, ये आपस में मिलती है, ईंट वाला पोजीशन है, ये आपस में मिलकर क्या बनाती है? कोशिका जो रहती है ये बनाती है उतक। उतक आपस में मिलकर बनाते हैं अंग, और ये फिर आपस में बनता है अंग तंत्र। ठीक है, कोशिका उतक बनाएगी आपस में मिलकर, उससे फिर अंग बनेंगे, अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। ये एक प्रॉपर क्या है? चेन है। इस आधार पर क्या होता है? जीवों की संरचना का निर्माण होता है। इसी कारण कहा गया, जैसे ईंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है किसी मकान के बनने का, उसी प्रकार किसी के शरीर, किसी भी सजीव, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनमें दोनों में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उसका जो यूनिट है, जो सबसे छोटा इकाई है, वो कहलाता है कोशिका, या अपन इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल। इसी कारण कहा गया है कि सेल क्या रहता है? फिजिकल बेस, फिजिकल एंड सॉरी फंक्शनल, फिजिकल एंड फंक्शनल बेस, मतलब जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई के रूप में किसको कहा माना गया है? सेल को माना गया है। ठीक है, अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, किस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा, हमको ज्यादा डिटेल नहीं चलना है क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और टॉपिक हमारे पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको वही वही पॉइंट बताऊंगा जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अब अपन चलते हैं सेल में, सेल के बारे में। सेल, ठीक है, सेल है, सेल के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, फिजिकल एंड फंक्शनल बेस ऑफ लाइफ है।
अब ये सेल जो रहता है, ये जो सेल जब हम अध्ययन करते हैं तो सेल को अध्ययन करने पे हमको कई इसको अध्ययन करने के कई प्रकार हैं। सेल का अध्ययन करने के कई प्रकार है। ये जो इसके अध्ययन का जो बेस है वो रहता है हमारा किसमें, विकास के क्रम, इवोल्यूशन के बेस में रहता है कि विकास के क्रम में पहला सेल कैसे आया और सेल आने के बाद फिर उसका जो ग्रेजुअली उसका जो इवोल्यूशन होता चला गया वो किस प्रकार से हुआ। तो सेल को हम फिर इसमें विकास के क्रम में यदि मैं करूंगा तो दो भाग में बांटूंगा मैं, ठीक है। एक है प्रो कैरियोटिक और दूसरा है यू कैरियोटिक सेल, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन विकास क्रम के आधार पर सेल दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यदि दूसरा बेस करूं, टाइप्स करूं मैं, टाइप्स किस प्रकार से हो जाता है तो ये होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें दो टाइप हो गया, एक हो गया आपका प्लांट और दूसरा हो गया है एनिमल सेल। ये दो हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेस में करूंगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे यहाँ ये प्लांट और एनिमल है, ये दो ही है। उसके बेस में यदि बोलूंगा तो ये दो प्रकार के हैं, पहला है प्लांट सेल हो गया, दूसरा एनिमल सेल हो गया, ठीक है। लेकिन हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के आधार पर हमको जो क्या करना है, इसको अध्ययन करना है, ठीक है। तो उसमें अध्ययन करने में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल रहता है वो हम लोग अध्ययन करते हैं। अब सेल का इसके लिए हल्का से जानना है, सेल जानने के पहले कि सॉरी कि किस प्रकार से ये विकास के क्रम में यह नॉन लिविंग से हम लिविंग में पहुंचे और वहां पर से ये सेल से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। इसमें सबसे पहले ये है कि जो हमारा जो सेल है ये कैसे बना। तो सेल में बेसिकली जो अपन जो कहते हैं कई बार, आप लोगों ने पहले भी ये दो चीज मिथ है इसमें। एक तो ये है कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, तो मैथोलॉजिकल में बोला जाता है कि 5 तत्व जल अग्नि, वायु, आकाश और मिट्टी, ये 5 मिलके मानव शरीर का निर्माण किया गया था। कुछ हद तक ये सही है। यदि हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेट करेंगे तो वही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब मिलके आपका फिजिकल आदमी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं आगे बढ़ाते हैं। वो इस यदि हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू जाए तो ये बिल्कुल सही रहता है कि अपन कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब मिलके क्या कह रहे हैं, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी है, चाहे आप प्रोटीन बनाओ, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट बचाओ, चाहे आप क्या नाम से न्यूक्लिक एसिड बनाओ, ये सब में इसमें ये रहेगा और इसमें बल्कि ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज, ये सब आपस में मिले, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट आया, टेम्परेचर आया, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। इसके बाद सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन होने के बाद फिर वह विकास के क्रम में प्रॉपर समय के अनुसार वो बढ़ते चले गए और सेल का निर्माण हुआ। सेल में भी पहले यूनिसेल्युलर सेल आए, उसके बाद फिर मल्टी सेल्युलर सेल आए, ठीक है। वो फिर आगे बढ़ते चले गए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक कोश की जीव से बहुकोश की जीवों तक का वो उसका सफर आगे चलता चला गया, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब यदि इसमें मैं करूं तो सबसे पहले आया आपका, ठीक है, ठीक है, सेल। अब ये सबसे पहले आया इसमें आपका सेल के अपन अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि अपन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो रहती है वो सिंपलेस्ट ऑफ प्राइमरी टाइप ऑफ सेल कहलाता है, मतलब ये प्राथमिक प्रकार की सेल रहती है, ठीक है। पर कुछ चीज इसके पहले भी जानने की जरूरत है, ठीक है। कुछ चीज के पहले भी जानने की जरूरत है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल है आपका वायरस, ठीक है। कुछ क्या होता है कि जब लिविंग, मैंने क्या बताया, जो 5 एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट का प्रॉपर एटमॉस्फेयर में आना और उस एटमॉस्फेयर के द्वारा वहां पर से फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज होना, ठीक है। वह एक इवोल्यूशन का क्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन इसमें एक चीज आता है कि उसके जो बीच की जो कड़ी है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग के बीच में जो एक स्टेज आता है वह कहलाता है आपका वायरस का स्टेज, ठीक है। वायरस हमेशा क्या कहलाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव
इसको ऐसे लिखना चाहिए, निर्जीव, निर्जीव और सजीव। सजीव, ये बीच की कड़ी है ना, यहां पे रहता है वायरस। ठीक है, वायरस इज द लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। इसको कहा ऐसा रहता है कि लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लेकिन यदि मैं इसको इवोल्यूशन के आधार पर करूंगा तो निर्जीव था, फिर वो सजीव के रूप में आया। इसका इंपॉर्टेंस को मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि अपन ये ए सेलुलर स्टेज होते हैं, दो चीज होती है। ए सेलुलर स्टेज में आते हैं, क्या रहता है, वायरस रहता है, वायरॉइड रहता है, और प्रियॉन, ये तीन है, ये ए सेलुलर स्टेज है। इनकी सेलुलर संरचना इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये निर्जीव के बाद ए सेलुलर स्टेज आता है, फिर सजीव आता है। सजीव में सेलुलर कोशिकी संरचना जो रहता है, कोशिकी की संरचना जो रहता है, वह संरचना होता है वो किसमें पाया जाएगा, प्रो और यूकैरियोटिक, प्रो अपन यूकैरियोटिक में कोशिकी संरचना पाया जाएगा। ठीक है, ये जो है ये सेलुलर स्टेज के एक्सेप्शन है। वायरस होगा, वायराइड होगा, प्रियॉन होगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन इसमें से जो है चार आपको ऑप्शन दे देगा, कौन जो है जो सेलुलर स्टेज को दर्शाता नहीं है। तो आप क्या देखोगे, वायरस से आप टिक लगाएंगे, वायरस में, वायराइड में, प्रियॉन, ये तीनों में से ये आपको ऑप्शन में ये यदि ये रहा तो या तो कोई एक ऑप्शन रहेगा, या तो इन तीनों रहेगा और उपरोक्त सभी रहेगा। ये इस तरीके से ये क्या रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट रहा लिंक बिटवीन लिंक और वायरस। और ये लिंक क्यों है, ठीक है, क्योंकि वायरस की प्रॉपर्टी रहती है कि जब तक को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब तक कि वो आउटसाइड द होस्ट है, आउटसाइड द होस्ट मतलब जैसे मेरा शरीर है, यदि कोई वायरस मेरे ऊपर अटैक कर रहा है या अटैक करने के पहले यदि वो मेरे शरीर के बाहर है, तो वह एक नॉन लिविंग के बात ही व्यवहार करेगा, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन जब वह मेरे शरीर के अंदर आता है बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर रहता है, या डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, वॉट एवर द मीडियम विल बी, उसके बाद फिर यदि वो बॉडी के अंदर आता है तो फिर वह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेहतर व्यवहार करता है और वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग कहलाता है। कौन कहलाता है, वायरस कहलाता है। ठीक है, अब अपना चलते हैं, ये अपन ये ए सेलुलर स्टेज कहलाता है। ठीक है, ए सेलुलर स्टेज अपने समझ में आ गया। उसके अपन आगे जाते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल मैं आपको लेते चल रहा हूँ सॉरी मैं आपको लेते चल रहा हूँ इवोल्यूशन के आधार पर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल से अपन जल्दी जल्दी करेंगे। प्रोकैरियोटिक जो सेल रहता है, ये जो इसके एग्जांपल जो रहते हैं, बैक्टीरिया, जिसके सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या रहता है, इसको प्राइमरी टाइप ऑफ सेल कहते हैं, प्रारंभिक प्रकार की कोशिका कहलाते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिकीय संरचना तो रहती है, लेकिन एक जो विकास के आधार पर जो एक उच्चतम श्रेणी की जो कोशिका रहती है, उस प्रकार के इसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकांग और सेल ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सब चीज इसमें क्या रहते हैं, नहीं पाए जाते हैं। सभी चीज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वह सभी कार्य करती है जो एक यूकैरियोटिक सेल करती है। ठीक है, कार्य सभी होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहता है, ऑर्गेनल्स की कमी रहती है। ठीक है, और दूसरी बात कहती है जो हमारा शरीर जो पूरे बॉडी जो वर्क को करता है, वह वर्क यहाँ पे कहते हैं यूनिसेलुलर रहते हैं, मतलब एक सिंगल सेल ये पूरे कार्य कर देती है। इसके बाद जो आगे रहते हैं, जो फंगई रहते हैं, ठीक है, आपके यदि फंगई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, आपका प्लांटिया हो गया, एनिमिलिया हो गया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया, तो उसके आधार पर रहता है। तो क्या रहता है, ये मोनेरा के अंतर्गत आता है, बैक्टीरिया और फंगई। ठीक है, तो क्या नाम से ये उस प्रकार का ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो रहता है, बैक्टीरिया एक कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल रहती है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्या रहता है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, और यह प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल रहती है। अब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल रहती है, इसमें सिंपल से थोड़ा सा संरचना बना देता हूँ। इस प्रकार से सेल बैक्टीरिया रहता है, ये इसमें इसका सेल वॉल रहता है, ये इस प्रकार से, ये इसका बीच का, इसमें ये इसका साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, कहीं पे ऐसे ये इसमें न्यूक्लियस रहते हैं, कहीं पे ये जो रहती है ये सेल वॉल हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गई जो अंदर वाली है, ये ऐसे घूम के कुछ बना लेती है। ठीक है,
कहीं पे ये इस प्रकार के क्या रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हो गए। और फिर कुछ इस प्रकार से कहते हैं राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल रहती है। ये आपका हो गया क्या, सेल वॉल हो गया, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर में तो साइटोप्लाज्मा हो गया, ये आपका क्या नाम से ये मिजोसोम हो गया, ये आपका राइबोसोम हो गया, ये आपका न्यूक्लियस, वह न्यूक्लियस या डीएनए या आरएनए जो न्यूक्लियर मटेरियल रहते हैं वह इसमें रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो रहता है उसकी क्या खूबी रहती है, ये इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन सा प्रॉपर्टी प्रोकैरियोटिक सेल का है या इसमें क्या चीज वो जो है जो प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है। तो आपका पहला रहता है कि इसमें सेल वॉल, हाँ बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका की झिल्ली है, सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। इस बार साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म इसमें मिजोसोम्स पाया जाता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं अपन इसको, सेल मेम्ब्रेन पहला, दूसरा, तीसरा हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, चौथा हो गया इसमें आपका गनम से वैक्यूल्स, पांचवा हो गया आपका इसमें न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, इसमें न्यूक्लियोइड, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या रहता है, ये एक सेलुलर संरचना है लेकिन इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके जो डीएनए और आरएनए के जो मटेरियल है, जो आप पिछले आपको पता होगा, पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा या आपने क्या होगा, जो मेन जेनेटिक मटेरियल रहता है वह इस सेल में एक सेंट्रल स्टेज में नहीं पाया जाता। ये सेल में डिफरेंट मतलब सेल के जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें वह डिस्पर्स रहता है, पूरी तरीके से फैला हुआ रहता है, ठीक है। और जो इसके जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं यह एक लंबा या लंबवत संरचना रहते हैं, गोलाकार संरचना के रूप में इसमें क्या रहते हैं, यह डीएनए के मॉलिक्यूल इसमें रहते हैं। दूसरा इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, इंपॉर्टेंट जो है छठवां प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड पाया जाता है इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्टेड है और जो पूछने का है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना होती है। न्यूक्लियोइड रहता है, इसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसको फॉल्स न्यूक्लियस कहा जाता है। फॉल्स न्यूक्लियस कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो ट्रू न्यूक्लियस रहता है, जो यूकैरियोटिक सेल में अपन पढ़ेंगे, उसका क्या रहता है कि उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सब जेनेटिक मटेरियल क्या रहते हैं, आपस में मतलब वहां पे पाए जाते हैं, और पर इसमें वो संरचना नहीं रहती है, और उस कारण से इसका जो न्यूक्लियस क्या रहता है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस रहता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, तो ठीक है। इसमें बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है उसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें सातवां रहता है, इसमें क्या रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रहते हैं, जो कि उस समय काम करते हैं जब इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं। ये मैं टॉपिक आपको दोनों तरफ ले रहा हूँ, ये आपका आगे का जो बैक्टीरिया वाला टॉपिक है वहाँ पे भी ये आ जाएगा। वहाँ पे मैं जाके इसका सेल डिवीजन को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को वहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा। यहाँ पे मैं इसका संरचना को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें और भी संरचना पाया जाता है, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है, जिसके आधार पर बैक्टीरिया क्या रहता है, मोशन करता है, ठीक है। मोशन मतलब वो जो उसका ग्लाइडिंग मोशन रहता है वो सब इसके आधार पर वो होता है। तो सेल डिवीजन सेलुलर मूवमेंट इसकी होती है, किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है। फ्लैजिला रहता है, माइक्रोपिलाई फिब्री पाया जाता है, माइक्रोई फिब्री पाया जाता है, और बिलाई पाया जाता है, ठीक है। उतना डीप में नहीं जाना, बस हमको ये जानना है कि ये सब चीज़ जो है उसके आपके इसके मूवमेंट के लिए याद रख करते हैं, प्रचलन के लिए इसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और किसी भी बेसल पॉइंट में जाके इसको चिपकने में ये क्या कहते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें जो इसकी जो वायरुलेंट रहती है, मतलब इसकी जो बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, कितना वायरुलेंट है कितना नहीं है, उसमें वो हेल्प करता है। कैप्सूल इसमें पाया जाता है, जो यहाँ पे एक संरचना पाया जाता है कैप्सूल, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बैक्टीरिया की संरचना कैप्सूल पाया जाता है, वह इसका वायरुलेंट नेचर को दर्शाता है कि यह कितना घातक है, ठीक है। कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है। तो ये एक सिंपल है, ठीक है। सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल बैक्टीरिया, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो क्वेश्चन इसमें से राइज हो सकता है, सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल किसका बना होता है, बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल किसका बना रहता है, तो इसमें सेल वॉल बनाता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ये रहता है, तो इंपॉर्टेंट है सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया में भी पाया जाता है,
सेल वॉल प्लांट में भी पाया जाता है। ये तो मैंने इवोल्यूशन के आधार पे बताया, वहां पे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के आधार पर बता रहा हूँ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट है और यहाँ ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब प्लांट और बैक्टीरियल सेल वॉल में अपन डिफर करेंगे, प्लांट का सेल वॉल और बैक्टीरिया का सेल वॉल में, तो दोनों में अंतर ये आता है कि प्लांट का जो सेल वॉल रहेगा वहां पे वो सेलुलोज का बना रहेगा, यहाँ पे जो सेल वॉल है और किसका बना हुआ है, यहाँ पे वो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरियल का। ठीक है, इसको अपन सबसे यदि सेल का मैं प्रिमिटिव टाइप बात करूं तो ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने नाम सुना होगा, नील हरी शैवाल, वो ठीक है, वो शैवाल भी है और बैक्टीरिया में दोनों में आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी उसी कहते हैं, दोनों में रहती है। इसमें बहुत सारे ये जैसे यही हो गया, ये क्या हो गया आपका प्लाज्मिड हो गया, वो प्लास्टिड हो गया, और ये क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। ये क्लोरोफिल जो पाया जाता है, इसमें जो पाया जाता है क्लोरोफिल, वह अलग प्रकार का क्लोरोफिल होता है, वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल अलग है, प्लांट क्लोरोफिल अलग है। ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल जो रहता है बैक्टीरियल सेल में, लेकिन यह बैक्टीरियल सेल में फोटोसिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वह क्या नाम से प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है उससे अलग रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें पूछ सकता है कि जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में और जो प्रोडक्ट रहता है वह क्या रहता है, वाटर रहता है, तो इसमें सल्फर निकलता है, क्योंकि H2S का उपयोग करता है, वहां पे H2O का उपयोग होता है। ये बेसिक चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर होता है। यहाँ पर हमको पॉइंट क्या निकालना है, क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा है, बैक्टीरिया पहला। ठीक है, सेल वॉल हाँ पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का रहता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही पाई जाती है, वो जैसे एनिमल का है उसी प्रकार का पाई जाएगी। 3 लेयर रहेगा, फॉस्फोलिपिड की रहेगी, वो पूरी बनी रहेगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिस्पर्स में रहता है, चिपचिपा, उस प्रकार का साइटोप्लाज्म जैसा एनिमल सेल में पाया जाता है, पूरा साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, वैक्यूल्स पाया जाता है इसमें। ठीक है, फूड वैक्यूल जो रहता है, फूड मटेरियल ग्रुप में वैक्यूल्स पाया जाता है। सॉरी, न्यूक्लियोइड पाया जाता है इसमें। ठीक है, न्यूक्लियोइड जो रहता है वही मेन कैरेक्टर है इसका, बार बार बता रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में आता है कि इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो डिस्पर्स रहता है, फॉल्स न्यूक्लियस रहता है। फॉल्स न्यूक्लियस के नाम से क्वेश्चन आता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड रहता है, इसमें बहुत सारे प्लाज्मिड रहते हैं, और एक प्लाज्मिड रहता है, और जो क्या रहता है प्लाज्मिड को प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमा मटेरियल कहलाता है। जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड काम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, और वो किस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया का उपयोग होता है। बैक्टीरिया का उपयोग वेक्टर के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन एक और है जो इसमें से किसका उपयोग बैक्टीरिया को रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम में वेक्टर के रूप में किया जाता है। वेक्टर के रूप में मतलब ये रहता है, सिंपल बता देता हूँ, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कराने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, वहां पे हम इसका प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस कारण प्लाज्मिड क्या रहता है, इसका न्यूक्लियस के अलावा एक छोटा सा और एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पे क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल क्या रहते हैं, पाए जाते हैं। उस जेनेटिक मटेरियल का क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, उसको निकाल के उसको हम दूसरे कोशिका में हम डालते हैं, और इस कोशिका का जो कैरेक्टर है हम वो दूसरी कोशिका में डालते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम ये अपन समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इतना मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है, जो मेन सेल ऑर्गेनल रहते हैं, जो यूकैरियोट में रहते हैं, वह इसमें नहीं पाए जाते, लेकिन वो फंक्शन सब होते हैं। ठीक है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें राइबोसोम, 8वां इसमें राइबोसोम। दो प्रकार इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का रहता है। ठीक है, ये 70S बस आपको याद रखना है। 70S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाएगा, आपका प्रोकैरियोटिक में। इसके सब यूनिट भी याद रखना है, इसके सब यूनिट है सॉरी 50+30 जोड़ेंगे तो ये 80 होगा, लेकिन इसको 50+30S कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, IMP है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये तो 70S प्रकार का पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का पाया जाएगा। ठीक है, उसका सब यूनिट क्या है, 50+30। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और ये राइबोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार रहती है, ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है सॉरी। इसका उपयोग क्या है, राइबोसोम का ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। इसका उपयोग रहता है प्रोटीन संश्लेषण करने का।
ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य कर रहा है कौन, राइबोसोम। कैसे करता है वो बात की बात है, ठीक है, वो कॉपर डीप की स्टडी है, लेकिन इसका ये याद रखना है कि राइबोसोम का जो कार्य है वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है। किस प्रकार का राइबोसोम पाता है, 5s सॉरी 50s एंड 30s प्रकार का पाता है, 70s प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप का। ये मेन कैरेक्टर डिफर है फ्रॉम द यूकैरियोटिक। ओके, गॉट इट। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, कारण ये है कि समय कम है और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मैं वो करा सकूँ। प्रोकैरियोटिक सेल आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल भी एक बड़ी सेल रहेगी, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में रहेगा, यूकैरियोटिक सेल में दो प्रकार चले गए, यहाँ पर चला गया प्लांट और पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। तो इसमें कुछ पॉइंट जो कॉमन है वहां तक मैं कॉमन चलता हूँ, उसके बाद फिर मैं अलग अलग आपको करते चलूंगा, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यदि प्लांट सेल है तो उसमें क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो गया। या आपका क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अंदर में आपका क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्मा पाया जाएगा, ये पूरा साइटोप्लाज्मा रहेगा, ठीक है। ये मैं यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। हमने तीन स्थिति देखी। पहले स्थिति हमने क्या देखा कि हमने एस सेलुलर स्टेज देखा, जिसका अपन अंतर्गत वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, ये सब चीज को हम रखते हैं। वो वायरॉइड जो रहता है वो वायरस का पार्टिकल रहता है, ठीक है। जो वायरस रहता है वो बेसिकली न्यूक्लियस और प्रोटीन के नाम से लिपिड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। वो मैं आपको आगे जो आपके टॉपिक है वहां पे मैं डील करूंगा उसमें, ठीक है। वो वायरॉइड उसका पार्ट रहता है और प्रियॉन उसके पार्ट रहता है, स्मॉलेस्ट पार्ट के रूप में आते जाते हैं। तो वह वायरस के जो है वो ए सेलुलर स्टेज में, उनके कोई कोशिकीय संरचना नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आया प्रोकैरियोटिक सेल आया, ये हमने विकास के क्रम के आधार पर बता रहा हूं मैं। उसके बाद जो आप उसके बाद क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल आती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल जो रहती है, जो संरचना रहती है वह कैसे रहती है, सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू टाइप्स हो सकता है, इधर प्लांट होगा, एनिमल होगा। यदि प्लांट होगा उसमें सेल वॉल पाया जाएगा, और यदि एनिमल होगा तो सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों को पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा के बाद क्या होता है, इसमें जो सबसे मेन चीज है मैं बता रहा हूँ, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या रहता है, इसमें एक संरचना पाई जाती है, वह जो सेल के अंदर लगभग सेंट्रल में पाया जाता है। वहाँ पे जितने भी इसके जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, आइदर क्या होता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए रहता है, ये इसमें पाया जाता है। सेंट्रल में क्या रहता है, हमेशा डीएनए पाया जाएगा, आरएनए क्या रहेगा, इसके न्यूक्लियस के आसपास पूरा बिखरा हुआ अवस्था में रहता है, ठीक है। ये रहता है, तो ये इसके सेंट्रल पाया जाता है। इसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और जो प्रोटीन रहते हैं वह यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं। इसका क्या हो गया, ये ट्रू न्यूक्लियस हो गया। इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म में पाया गया। अब इसमें जो डिफरेंट भी ऑर्गेनल्स हो गए, ठीक है, इसमें बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट संरचना, ठीक हो गया। एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पे पाया जाएगा, ईआर कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मेन जो मेन साइटोलॉजी की जो मेन ऑर्गन्स है वह इसमें सब चीज पाया जाता है। बस उसको पॉइंट वाइज अपन देख लेते हैं क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या अपन देख लेते हैं उसको, ठीक है। पहला हो गया आपका ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इस पे ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। ट्रू न्यूक्लियस क्या रहेगा, पहला इसका जो मेन है वह जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहते हैं, प्रोटीन रहता है, वह एक सेंट्रल पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहेगा। और वह ट्रू न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरा सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। सॉरी,
वो पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करेगा। दूसरा, जो सेलुलर जो संरचना है कोशिका का, जो कहना चाहिए जो प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, तो क्योंकि सेल को चलाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ट्रू न्यूक्लियस जो रहता है उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं और राइबोसोम पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के आसपास ही पाए जाते हैं। और आसपास पाने के कारण क्या रहता है, वह प्रोटीन का फॉर्मेशन न्यूक्लियस एरिया में होता है। ठीक है, ये ट्रू न्यूक्लियस हो गया। इसको चारों घेरे हुए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये ट्रू न्यूक्लियस हो गया। ट्रू न्यूक्लियस में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये ट्रू न्यूक्लियस किसमें पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या है, न्यूक्लियस के आसपास में, ट्रू न्यूक्लियस के आसपास में कौन पाया जाता है, तो आपका प्रोटीन हो, सॉरी राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये दो हमेशा न्यूक्लियस के पास पाए जाएंगे, या फिर ये प्रोकैरियोटिक में भी बोले तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे राइबोसोम होगा। और वहाँ पे क्या होगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन का काम वहाँ पे भी होगा राइबोसोम के पास, डीएनए के द्वारा वह प्रोटीन जो एक सेल को या प्रोकैरियोटिक सेल को कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, अब ट्रू न्यूक्लियस के बाद फिर क्या होता है इसमें, दूसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, या कोशिका द्रव, हिंदी में यदि बोलूं तो कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य रहता है। ये क्या रहता है, एक चिपचिपा सा ये पदार्थ, ये चिपचिपा सा ये जो रहता है, चिपचिपा सा एक जेली लाइक संरचना रहती है। ठीक है, यह इसमें लगभग जो मेन कंटेंट रहते हैं वो वाटर रहते हैं, वाटर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये इतने ही चीज इसमें ये मिलके क्या बनाता है, साइटोप्लाज्म बनाता है। इस साइटोप्लाज्म यूकैरियोट के हर एक ऑर्गेनल्स के अंदर पाया जाता है। यदि मैं आगे इसका बात करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसका साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। यदि मैं क्या नाम से क्लोरोप्लास्ट बोलूंगा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रहेगा उसके अंदर भी उसका साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, वो ऑर्गेनल्स का साइटोप्लाज्म है। और उसका कंटेंट क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉरी वाटर रहेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। ये क्वेश्चन पूछता है साइटोप्लाज्म का जो कंपाउंड रहता है वो क्या रहता है, कितना, लगभग 80 to 90% क्या रहता है आपका, वाटर रहता है, 7 to 8% ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, 1 to 2 या 1% के नियर अबाउट क्या रहता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। इसमें डिस्पर्स फॉर्म में रहते हैं, फैले हुए फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, चिपचिपा हो गया। अब साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, ये सेल में क्या रहता है, सभी ऑर्गेनल्स इसमें क्या रहते हैं, डिस्पर्स फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जेली लाइक संरचना रहती है, चिपचिपा रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म पहला, दूसरा का तीसरा होगा। साइटोप्लाज्म के बाद फिर मैं आता हूं जो मेन इसका रहता है, सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट है। यदि ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल पाया जाएगा, और प्लांट सेल वॉल पाया जाएगा तो वो किसका रहेगा, ग्लूकोज तो रहेगा, सेलुलोज का बना रहेगा। सेलुलोज आपको पता है, यदि मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के रहते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो सेलुलोज जो रहता है, सेलुलोज स्टार्च रहता है, आप लोगों को पता है कि वो पॉलीसैकेराइड के आधार का होता है। इसमें यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो प्लांट सेल में पाए जाने वाला जो सेल वॉल रहता है वह कार्बोहाइड्रेट के कौन से प्रकार का रहता है, तो आप उसमें बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज जो रहता है पॉलीसैकेराइड, क्योंकि चेन रहती है इसकी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, मोनोमर, डाइमर और पॉलीमर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि सेल वॉल जो है वह किससे बना होता है, प्लांट सेल का, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सेलुलोज, और सेलुलोज क्या रहेगा, पॉलीसैकेराइड है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या रहता है, सेल वॉल का मेन काम क्या रहता है, यहाँ पे जितने भी साइटोप्लाज्म है उसको बांध के रखना, उसकी सेल की जो ऑर्गेनल सेल की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको पूरा मेंटेन करके रखना। ये मेन काम क्या किसका रहता है, सेल वॉल का रहता है। किसमें, प्लांट सेल में। पर इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं है तो उसका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बना रहेगा। ठीक है, वहां पे बना रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, और कोशिकाओं का संगठन जो रहता है वो पूरा प्रॉपर मैनेज करके रखा रहता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या रहता है, सेल वॉल पाया जाता है। बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, कि बेसिक डिफरेंस किस प्रकार प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग होते हैं। तो पहला पॉइंट ही उसमें ये होता है कि सेल वॉल रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, मैं क्योंकि फास्ट चल रहा हूँ, केवल एग्जाम के पॉइंट से समय कम है, बहुत सारा टॉपिक आप लोग का निपटाना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है ये सेल, इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी भी सेल का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी जो काम रहता है ये कहाँ पाया जाता है, यदि मैं प्लांट सेल की बात करूंगा तो सेल वॉल के जस्ट नीचे पाया जाएगा, और यदि एनिमल सेल की बात करूंगा तो सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहेगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है इसका मेन काम क्या रहता है, सेल को बांध के रखे रहना। दूसरा क्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन करना मतलब कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना मतलब इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन करना कि सेल का जो रिक्वायरमेंट रहता है पदार्थ को, उसको बाहर से अंदर की ओर लाना, और वह पदार्थ जो सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं रहता उसको अंदर से बाहर की ओर करना। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम रहता है। इसके लिए कई मैकेनिज्म रहता है। वह मैकेनिज्म रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट रहता है, वह काफ़ी डीप का है, उसको हम उधर नहीं जाएंगे। बस हमको वो चीज़ पॉइंट करना है कि ये कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये काम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, ये हर ऑर्गेनल, यदि सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, सबका अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही अपने सेल में क्या रहता है, अन्य जो डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स रहते हैं उससे क्या रहता है, वो आइसोलेट रहता है। ठीक है, वहां पे भी उसको अपन कहेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। अब इसका जो कंपोजिशन रहता है, ये बनता किससे, तो फॉस्फोलिपिड से बनकर बनाता है। इसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, सैंडविच मॉडल दिया गया, रॉबर्टसन मॉडल दिया गया, लेकिन इसका जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो सिंगल और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है फ्लूइड मोजेक मॉडल। इसमें बताया गया कि एक समुद्र है जिसमें प्रोटीन जो है वह लिपिड में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, इसमें कई तैर रहे हैं, और वह ये इंपॉर्टेंट है ना, वो ये आपको पूछ सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, और तो ये है सिंगल सॉरी सिंगल और निकोलस का फ्लूइड मोजेक मॉडल है, जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। और वह मॉडल क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसमें ये पूरा बताया गया है कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, जो उनको रिक्वायरमेंट रहता है सेल को अंदर, वह बाहर से अंदर कैसे आता है और अंदर से बाहर क्या जाता है। ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी बनाता है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब क्या रहता है, ये कुछ ही ऑर्गन्स को बाहर से अंदर की ओर लाएगा और कुछ विशेष ऑर्गन को ही अंदर से बाहर की ओर निकालेगा, सभी को नहीं निकालेगा। इस प्रक्रिया को करने के लिए इसमें दो चीज आती है, एक रहता है आपका डिफ्यूजन और दूसरा रहता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और पहला है, और दूसरा रहता है ऑस्मोसिस। ये जो पॉइंट है ना, इसको हिंदी में कहते हैं विसरण और इसको कहते हैं परासरण। ये यहां पे अक्सर स्टूडेंट आके ना गच्चा खाते हैं कि विसरण क्या था, आप याद करते हो, मेरे साथ भी हुआ, कई बार मैं भूलता था। ठीक है, कि विसरण क्या है, परासरण क्या है। अब परासरण और विसरण क्या है, ये चीज क्यों आ रही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, इसमें परमेबिलिटी करना। ठीक है, बाहर के पदार्थ को अंदर लाना, अंदर के जो अनइम्पोर्टेंट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, जो वेस्टेड मटेरियल है। ये है, ये होता किससे है, ये इन दोनों प्रोसेस से होता है। अब ये दोनों प्रोसेस क्या है, एक डिफ्यूजन रहता है, एक परासरण रहता है। डिफ्यूजन कब होता है, परासरण कब होता है, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद करना है। इसका रिलेशन है घुले पदार्थ से, ठीक है, सॉल्यूट से, और इसका रिलेशन है सॉल्वेंट से। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जो मैंने जब कंफ्यूज होता तो मैंने स्टार्ट किया था, सॉल्वेंट लंबा नाम है तो किससे रिलेटेड रहेगा, परासरण से। सॉल्यूट छोटा नाम है, किससे रिलेशन होगा, विसरण से। अब होगा क्या, सॉल्यूट क्या होगा, डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, मतलब एक वाटर है, बीच में एक सेपरेशन मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, सेपरेशन मेम्ब्रेन है। जब सॉलिड पार्टिकल जब सॉल्यूट पार्टिकल, जो इसमें जो कण है, जो किसी सॉल्वेंट में घुली हुई अवस्था में रहते हैं, उसको सॉल्यूट कहते हैं, उनका जब मूवमेंट इसके थ्रू होता है तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। और यदि सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट कहलाएगा, तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसमें पदार्थों का क्या होता है, ट्रांसपोर्शन एक एरिया से दूसरे एरिया में होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। एक में सॉल्यूट जा रहा है, एक में सॉल्वेंट जा रहा है। ठीक है, बैरियर क्या है, मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मेम्ब्रेन क्या कहता है, सॉल्यूट जा रहा है तो सेलेक्टिव है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को आने दे रहा है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझ में आ रहा है, तो मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर सेलेक्टिव परमेबिलिटी के द्वारा क्या कहलाता है, सॉल्यूट पार्टिकल को अंदर लाता है,
ठीक है, और को बाहर करता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन पूछता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है और क्यों है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया है, इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें हम उतना डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो जाने फिर हमको काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपको इतना कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, तो फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगल और निकोलस के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा और भी कई पूछता है, सैंडविच मॉडल का आंसर है, और क्या नाम से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, और सैंडविच मॉडल ये हो गया फ्लूइड मोजेक मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कौन सा आपका है, फ्लूइड मोजेक मॉडल बना किससे रहता है, फॉस्फोलिपिड से रहता है। इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, फॉस्फेट और लिपिड, और प्रोटीन उसमें रहते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के रहते हैं, इंसेंट्रिक प्रोटीन, एक्सेंट्रिक प्रोटीन। ठीक है, वह प्रोटीन जो इसके संरचना को ये मैं बनाऊं तो ऐसे संरचना बनता है, अंदर पे ये प्रोटीन है और बाहर की ओर निकले हुए प्रोटीन रहता है, बीच में क्या रहता है, लिपिड रहता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड रहता है और ये प्रोटीन रहता है। ये प्रोटीन एक्सेंट्रिक रहते हैं, एक्सेंट्रिक रहता है, और ये प्रोटीन जो रहता है इनसेंट्रिक प्रोटीन रहता है, इनसेंट्रिक प्रोटीन रहता है। ये एक्सेंट्रिक सॉरी ये दोनों एक्सेंट्रिक प्रोटीन है, सेंट्रिक प्रोटीन यहाँ पे रहता है अंदर, ये बाहर से रहते हैं ये, और ये अंदर ले आते हैं। इसमें और डीप में है कि कौन वाटरफोबिक रहता है और कौन वाटरफिलिक रहता है, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, ये बड़े बड़े प्रोटीन, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग पदार्थों को कैच करने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहे हैं, वो कैच कर रहे हैं, और थ्रू द फास्फोलिपिड वो कहते हैं अंदर और बाहर कर रहे हैं पदार्थों को। ठीक है, मीडियम क्या पाया जाता है, किस के आधार पर इसमें ये ट्रांसपोर्टिंग, मैं इसलिए इसको थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जोन है यहाँ पर से। ठीक है, किसके द्वारा होता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेन प्रॉपर्टी क्या है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी है। सॉरी, कि ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ को अंदर आने देगा और विशेष प्रकार के पदार्थ को ही बाहर जाने देगा। सेलेक्टिव परमेबिलिटी इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका कौन सा मॉडल एक्सेप्टेबल है, फ्लूइड मॉडल है, जो क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, सिंगर और निकोलस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये हो गया अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब अगला पॉइंट आता है, इसमें हमारा आता है तो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अब जो इसको जो मैंने बताया था, अच्छा सॉरी न्यूक्लियस तो हो गया। यदि सीक्वेंस में ये बाद में आएगा ना, ये थोड़ा पहले आएगा, मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है करेगा। इसके अलावा सेल ऑर्गेन्स में रहता है जो मैं ये यूकैरियोटिक की बात चल रही है ना अभी हमारी, यूकैरियोट में सेल हो गया। उसके बाद अब सेल के जितने डिफरेंट ऑर्गन हैं, ये स्ट्रक्चरल हो गया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गन हो गए, अब पहला हो गया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म सॉरी क्लोरोप्लास्ट हो गया। तीसरा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। चौथा हो गया गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, हो गया। पांचवा हो गया आपका राइबोसोम हो गया। ठीक हो गया। छठवा हो गया आपका, यदि एनिमल सेल है उसमें सेंट्रिओल्स पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, एनिमल सेल में। मैं बता रहा हूँ, मैंने जो बताया था आपको, वह पॉइंट जहाँ पे ये अलग डिफर करेंगे वह है सेंट्रिओल्स। किसमें पाए जाएंगे, एनिमल सेल में। कुछ प्लांट के भी कुछ एक सेल है जहाँ पे सेंट्रिओल पाए जाते हैं, पर बेसिकली अपन यदि बोला जाए तो ये सेंट्रिओल किसमें पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा। और इसका मेन इंपॉर्टेंट कहाँ पे रोल ये अदा करता है, आपका सेल डिवीजन के समय इसका रोल आएगा। ठीक है, एनिमल सेल में। ठीक है, और ये हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको थोड़ा हम लोग जो मेन ऑर्गेनिज्म है इसको हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। ये क्या कहता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आप लोग को सबको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो क्या रहता है, सेल के अंदर ये कोशिका का पावर हाउस के रूप में काम करता है। ठीक है, पावर हाउस के रूप में मतलब काम क्या है, मतलब यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा, एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आपको पता है कि यदि मैं ऊष्मागतिकी का नियम में जाऊँगा, थर्मोडायनामिक्स में जाऊँगा, तो एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे, सेल के अंदर पाया जा रहा है।
ठीक। अब सेल के अंदर में क्या करें, एनर्जी का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या हो गया कि एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी जो लग रही है वो एनर्जी कहाँ पे आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे सेल के द्वारा क्या किया गया, एक प्रॉपर मैकेनिज्म किया गया है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को दोनों मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वहाँ पे क्या रहता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें, जो एक चीज़ बताना था, बेंडे ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ठीक है। नहीं, हाँ, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ आपको। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैं बोलूँगा एक चीज़ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट का मैं बात बता रहा हूँ कि जो ये यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक में पाया जा रहा है और पावर हाउस का काम कर रहा है। वहाँ पे सेल के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल भी है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन एनर्जी का प्रोडक्शन वहाँ पे भी होना है। तो वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल रहती है उस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन रहता है, उस सेल मेम्ब्रेन पे वह सभी एंजाइम पाए जाएंगे जो एंजाइम एनर्जी का प्रोडक्शन करने पे का कार्य करते हैं। अब एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सेल के डिटेल में जाऊँ। मेटाबॉलिज्म में तो आपने लोगों ने नाम सुना होगा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल यहाँ पे इसमें चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है, प्रोकैरियोटिक सेल में वह प्रक्रिया सेल के मेम्ब्रेन में चलती है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चलती है, वहाँ पे चलती है। उसके बाद आता है अपना क्लोरोप्लास्ट। तो ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट फोटो पिगमेंट है। ठीक है। अब जैसे मैंने प्रोकैरियोट में बताया था वहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, लेकिन क्या रहेगा वो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में इसमें क्या रहता है, हमारा बेसिकली क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ है, जैसे मैंने पहले बताया कि सेल का ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है मतलब उनका जो सेल की संरचना है उसके अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। हर एक ऑर्गेनल का अपना एक साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। इसका जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के ऊपर कहते हैं ग्रेना पाया जाता है, ग्रेना के ऊपर थैलोकाइड रहता है। और वह थैलोकाइड का जो मेन काम क्या रहता है कि सूर्य का जो एनर्जी है उस एनर्जी को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के पश्चात फिर यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, फिर एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलती है, और उसके द्वारा क्या होता है वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। और उसके द्वारा यदि साइक्लिक नॉन साइक्लिक चलती है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो लाइट और डार्क रिएक्शन रहता है, क्योंकि ट्रैपिंग वाला जो प्रोसेस है थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोप्लास्ट जो प्रॉपर्टी वो भी किसके, प्लांट सेल की रहेगी, एनिमल सेल की नहीं रहेगी। किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा, दिख जाएगा आपका एमसीक्यू में कि निम्न में से किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। ठीक है। और लास्ट में दी गया है बैक्टीरिया और प्लांट सेल दोनों, बोथ। ठीक है। तो आप दोनों को बोथ को मारोगे। ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में पाया जा रहा है, प्लांट सेल में पाया जा रहा है, प्रक्रिया दोनों की सेम है लेकिन एलिमेंट अलग अलग हैं। यहाँ पे H2O का उपयोग हो रहा है, वहाँ पे H2S का उपयोग होता है। ठीक है। वाटर नहीं निकलता बैक्टीरियल क्या नाम से फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। ये चीज़ को आप क्लियर करके चलिएगा। ठीक है। और क्लोरोफिल जो रहता है इसमें प्रक्रिया चलती है, इस ग्रेना, स्ट्रोमा, थैलोकाइड। क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से क्या क्लोरोफिल से रिलेटेड है, थैलोकाइड लिखा रहेगा, स्ट्रोमा लिखा रहेगा, ग्रेना लिखा रहेगा, और नन ऑफ एबो या ऑल द एबो लिखा रहेगा। ऑल द एबो लिखा रहेगा तो आपको ऑल द एबो मारना है, क्योंकि तीनों किसके एलिमेंट है, क्लोरोप्लास्ट के एलिमेंट है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन काम रहता है क्या है, इसमें दो प्रकार के रहता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। इनका उपयोग जो बेसिकली काम रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वह रहता है प्रोटीन संश्लेषण का काम। ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन एक ही पूछेगा कि एक तो टाइप पूछेगा कितना टाइप के हो जाते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा इसका मेन काम क्या है, कि प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड इसका काम है, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्वेश्चन यहीं पर से आएगा। ठीक है। गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी का जो मेन काम है, एक्चुअल इसका भी काम अभी तक नो नहीं है, लेकिन इसका माना गया कि सेल के जो सेल डिवीजन के समय ये क्या कहता है, हेल्प करता है। और दूसरा क्या रहता है, गोल्गी ये दोनों मिलकर सेल स्केलेटन भी कहलाते हैं ना, सेल स्केलेटन मतलब सेल का जो स्केलेटन रहता है ये कहलाता है। ठीक है। गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका एक चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लोकेलिटी कहाँ पर रहती है, तो न्यूक्लियस, जो ट्रू न्यूक्लियस है उसके आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका पाया जाएगा। उसके बाद जो आपका जो मेन रहता है राइबोसोम। ठीक है। ये राइबोसोम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले क्लास में बताया, सॉरी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का है, तो यूकैरियोटिक में क्या रहेगा, ये 80S प्रकार का रहेगा। इसकी जो सब यूनिट रहेगी यहाँ पे
60s प्लस 40s, यदि इसको जोड़ूंगा तो 100 होगा, लेकिन 100 नहीं करना है आपको। ये क्या है 60s और 40s रहता है, और जो s लिख रहा है ये इसकी यूनिट रहता है, सब कांस्टेंट यूनिट कहलाता है इसका। जो क्या कहता है 68 और 40s जो इसको रहता है, इसको यूनिट कहा जाता है। ये बड़ा सा यूनिट रहेगा 60 का, और ये बड़ा सा यूनिट, ये छोटा छोटा यूनिट रहेगा 40s का रहता है। अब बेसिकली इसका काम क्या रहता है, ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि राइबोसोम की लोकेशन कहाँ रहेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहेगी, और ये कहाँ पर रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। और न्यूक्लियस में इसलिए रहेगा क्योंकि इसके द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, ये मेन काम है, मेन काम है इसका, इसके द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या रहता है आपको ये बता दूं, प्रोटीन जो रहता है अमीनो एसिड का एक लंबी श्रृंखला रहती है जो आपस में मिलकर कहते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो ये चीज, ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, जो सेल है, सेल के सेंटर में, यूकैरियोटिक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेल न्यूक्लियस पाया जाएगा, वहाँ पे डीएनए, एक तो वहाँ पे डीएनए रहेगा और दूसरा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, डीएनए के द्वारा होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, प्रक्रिया दूसरी है, यहाँ पर उसको बाद में भी इसमें रहेगा तो अपन देखेंगे, वैसे आपके टॉपिक में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लाइन क्या होगा यहाँ पे कि इसका उपयोग किस में है, राइबोसोम का प्रोटीन फॉर्मेशन में। यूकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है, एटीएस पकड़ा का, सब यूनिट क्या है 60 और 40। ये क्वेश्चन जो है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से एराइज होता है। ठीक है, ठीक है, राइबोसोम हो गया। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो रहता है इसका बेसिक काम क्या रहता है, ये आपका मेन इसका उपयोग होता है आपका सेल डिवीजन के समय यूकैरियोटिक कोशिका में, सॉरी एनिमल कोशिका में। इसके अलावा जो और सारे ऑर्गेनिज्म में, लाइसोसोम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, लाइसोसोम जो रहता है ये मेन जो रहता है, इसका मेन काम क्या रहता है, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कई बार लाइसोसोम जो रहता है अपने ऑर्गेनिज्म को खा के इन्वॉल्व करके इसको खत्म कर देता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ये मैं यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि समय कम है इसका, इंपॉर्टेंट को ही ले रहा हूँ, और आपका जो मेन टॉपिक है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको लाइसोसोम देखना है यूकैरियोटिक में, सेंट्रियोल देखना है, राइबोसोम देखना है जो मैंने बताया, गोल्जी बॉडी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रक्रिया चलती है। मेटाबॉलिज्म, यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि मेटाबॉलिज्म कहाँ चलता है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। एनर्जी का पावर हाउस सबको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कहाँ चलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चलेगा, प्रोकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, समझ आ रहा है। इसमें प्रक्रिया क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल और क्या नाम से ग्लाइकोलिसिस किससे रिलेटेड रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड रहता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक, अब अपन ये मैं इंपॉर्टेंट बताया, इसमें कुछ कुछ एक चीज रहता है, नाम जैसे रहता है, जैसे राइबोसोम को नाम किसने दिया था, तो पेलाडे ने दिया था राइबोसोम का नाम। ठीक, गोल्जी बॉडी का नाम मतलब गोल्जी बॉडी के द्वारा ही उस पर नाम रखा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम पोर्टर, पोर्टर, ये पोर्टर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये सब नाम दिया गया है। सी बेंडे, माइटोकॉन्ड्रिया का बेंडे, BANDA, पेंडे ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, ये इंपॉर्टेंट रहता है। न्यूक्लियस, अब एक चीज और है, सेल, सेल को जो मैंने बताया था, सेल को जो फिजिकल एंड केमिकल, सेल आर द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। तो सेल को ये मतलब किसी, ये थोड़ा सा मैं पीछे जाके इसकी लाइन को बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। श्वान और शील, सबसे पहले सेल जो हुआ है ये किसने, सेल नाम किसने दिया गया, तो रॉबर्ट हुक, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना स्वयं का सूक्ष्मदर्शी बना के सेल को, जो प्लांट है, प्लांट आपने देखा होगा, जो पेड़ देखा होगा, पेड़ का जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है उसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, उसको कॉर्क रहता है, उसको स्वयं के सूक्ष्मदर्शी में देख के उन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है ना सेल के लिए। ठीक है, और दूसरा रहता है, अब ये अपन न्यूक्लियस की बात करें, ठीक, कहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को दिया जाता है, तो ये नाम याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ये याद रखना ना, दोनों का नाम एक ही है। अब सेल और न्यूक्लियस दो चीज है,
सेल है, एक न्यूक्लियस है। आप याद रखिएगा रॉबर्ट दोनों का कॉमन है। ब्राउन किस में आ जाएगा, आपके न्यूक्लियस में आ जाएगा, और हुक किस में रहेगा, इसमें रहेगा। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट जो मैं बताना भूल गया था वो ये है कि क्वेश्चन इसमें पूछता है श्वान और स्वीडन, ये दो साइंटिस्ट थे, श्वान और स्वीडन, श्वान और स्वीडन। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी दी। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे ना, ये दो साइंटिस्ट थे। ये इसमें है आपका बॉटनिस्ट और ये जूलॉजिस्ट है। ये जूलॉजी वाले थे, ये बॉटनी वाले थे, श्वान और स्वीडन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये तो कई बार आपको पता होगा किसने सेल थ्योरी दी, श्वान और स्वीडन ने दी, लेकिन इसमें से कौन बॉटनी वाला है, कौन जूलॉजी वाला है, ये पूछता है ना अक्सर, ये करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि जो श्वान छोटा वाला पहले वाला है वो आपका क्या बॉटनिस्ट है, और जो बाद का जो है स्वीडन है वो आपका क्या है, जूलॉजिस्ट है। ठीक है, ये चीज है। तो आपकी जो इसकी ये है, मैं इसको एक दिन और आपको पूरा लिखा दूंगा कौन कौन से ऑर्गन को कौन कौन साइंटिस्ट ने दिया है, और साइंटिस्टों के पूरे नाम, उनकी खोज में आपको अलग से एक दिन लास्ट में आपको थोड़ा सा मैं कर दूंगा, कोई उससे भी क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं आपके, या एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद फिर सेल का एक जो कल का टॉपिक है मैं उसको अभी से मैं हल्का सा उसको वो कर दे रहा हूँ। कल का टॉपिक जो रहेगा आपका सेल डिवीजन रहेगा, लेकिन उसको मैं बता देता हूँ हल्के से। सेल डिवीजन जो रहता है, हर एक सेल का ये प्रॉपर्टी रहता है कि वो अपने समान एक दूसरे सेल की निर्माण करे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एनिमल सेल और ये प्लांट्स और एनिमल सेल को मैंने डिस्क्राइब किया है, फास्ट डिस्क्राइब किया है, केवल कारण क्या है कि समय अभाव है करके। ठीक है, पर मैं इस पे लास्ट में क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी लेके जाऊंगा, जितना टॉपिक पढ़ाया हूँ उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उस दिन उस टॉपिक में आपको डील करते जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो वह क्वेश्चन नहीं जो आपसे बन जाएंगे, वह क्वेश्चन जिसमें आप जाके फंसेंगे, वो क्वेश्चन को मैं आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट बताते चलूंगा। वो मैं 1 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें लगभग मैं वो चीज़ को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बस, आप सब पढ़े हुए हैं आप लोग सब चीज़, वो केवल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आपके जो माइंड में जो चीज़ें हैं उसको हल्का हल्का सा मैं क्या कर रहा हूँ, ला रहा हूँ वापस। ठीक है, सेल डिवीजन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेल डिवीजन में क्या रहता है, जो सेल रहती है, अब हर एक सेल की एक संरचना रहती है कि वो अपने समान एक दूसरे सेल का निर्माण करे। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज टेंडेंसी टू कैरी आउट देयर जनरेशन। ठीक है, उनको अपना जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उनमें एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसको कहते हैं सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन जो प्रक्रिया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो अब वो सेल जो डिवीजन है उसको मैं कल बताता हूँ आपको। सेल जो रहते हैं बेसिकली सेल डिवीजन वो एमाइटोटिक, माइटोटिक और मियोसिस 3 प्रकार का रहता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा लंबा इसलिए है, लंबा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जोन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको कल समझना है, कल इसको समझेंगे, और उसके बाद सिलेबस में एक बार देख रहा हूँ कल कोशिका विभाजन और विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र। ठीक है, ये कल कोशिश करूंगा कि कल क्लास थोड़ा लंबा ले सकूं मैं, और उस लंबे क्लास में मैं ये दोनों टॉपिक को, जो पहला वाला है इसको पूरी तरीके से निपटा दूंगा। सेल अपने आप में बहुत बड़ा है, मैंने छोटे से में इसको समराइज करने का कोशिश किया है क्योंकि टाइम बहुत कम है, इस कारण से बहुत सारी चीज़ इसमें छूटी है क्योंकि अफकोर्स टाइम नहीं है तो, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, कल मैं इसमें आगे, अब कल का क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा लूँगा मैं और इसको आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू।